हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिस वीडियो को आप सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो वीडियो अल्टीमेटली मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन के साथ में। बेल आइकन के साथ में प्रेस होना बहुत जरूरी है डियर, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाया जा सके। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाके ए बी गुरुजी सर्च करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर छोटी मोटी बात, हर अपडेट सबसे पहले इसी ग्रुप के अंदर मैं पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे ए बी गुरुजी के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है तो आप 81 144 76 110 पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हुई है। वो सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने हमारे साथ में डिस्कस किए, वो मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा क्या ये क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या चीजें। बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे ही थे जिनको देखते ही सिरे से निकाल दिया गया, क्योंकि स्टूडेंट को लगता था कि भाई ये क्वेश्चन चैलेंज होने चाहिए, पर उसको समझाया गया कि ये तो डिस्कस भी नहीं किए जा सकते, इनको तो छोड़ना ही है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि सभी के साथ में डिस्कस किए जाने चाहिए, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जरूरी ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें बड़े ही ध्यान से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास में आया है वो है एलएलपी को लेकर। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड। नॉट वैलिड का मतलब हो गया कि इनकरेक्ट, बेसिकली आपको पहचानना है। एज पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 कहता है इस एक्ट के अनुसार कौन सा सही नहीं है। तो एलएलपी शैल मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डबल एंट्री सिस्टम। जी हाँ बिल्कुल, या कैश पर या अक्रूवल पर। कैश होगा या अक्रूवल होगा, ये तो बात सही थी। तो यहाँ पर अथवा भी लगा रखा है और लगा रखा है, बिल्कुल सही बात है। डबल एंट्री सिस्टम में मैंडेटरी है एक तरीके से, बिल्कुल सही बात है। एलएलपी शैल प्रिपेयर a स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ बिल्कुल, हर साल का इसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी बनाना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी जो है वो बनाना पड़ेगा। और बेसिकली जब साल खत्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए 21-22 की मैं बात करता हूँ, तो 2022 जब यहाँ पर खत्म हो गया, तो उसके 6 महीने खत्म होने के बाद, 6 महीने खत्म होने के बाद अगले 30 दिनों के अंदर अंदर इसको फॉर्म 8 भर के देना होता है। तो खैर ये सब चीज तो अंदर अंदर की बात है, अलग बात है। ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है अभी के लिए। ये भी बिल्कुल सही हम इसको कह सकते हैं। तो ए और बी तो आंसर में नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ पर कहते हैं कि एनुअल रिटर्न, यहाँ पर रजिस्टर ऑफ कंपनी। जी हाँ, आरओसी फाइलिंग आपने अगर सुना हो, आपके घर में सीए सीएस वगैरह हो, तो आरओसी फाइलिंग की जाती है, बिल्कुल सही। जैसे कंपनीज की होती है वैसे एलएलपी की भी होती है। तो ये भी नहीं आना चाहिए। और चौथा पॉइंट हमारे पास में, सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पार्टनर। जी हाँ बिल्कुल, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो चारों ही पॉइंट यहाँ पर जो है ना वो सही है। एंटी ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, जो कि सरासर गलत कहा जा सकता है। बल्कि कंपनी में और एलएलपी में यही तो सबसे बड़ा फायदा था कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी बनाकर देते थे और आपके दिमाग से बोझ निकाल देते थे कि आप अगर नुकसान हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी। यही तो सबसे बड़ा फायदा था। प्राइवेट कंपनी और एलएलपी बिल्कुल सेम जैसी सी बात हो जाती है, बस कंपनी के कंप्लाइंस कम हो जाए इसीलिए एलएलपी बनाई जाती थी। कंपनी के अंदर कंप्लाइंस थोड़े ज्यादा है, परेशानी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ये पूरा करो, वो पूरा करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो कंप्लाइंस से बचने के लिए एलएलपी होती है। तो ये पॉइंट तो सरासर गलत है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप ही हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको चैलेंज करता है तो ये क्वेश्चन पूरा ड्रॉप ही हो जाएगा, और जिसने इसको अटेम्प्ट किया वो इसके मार्क्स जो है वो हासिल कर लेगा। तो सभी को मेरे ख्याल से ये मार्क्स मिलने चाहिए। मेरा ऐसा व्यू यहाँ पर है, मेरी नॉलेज के हिसाब से चारों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भेज रहे हैं कि सर ये वाला जो है ना, इसमें आंसर जो है वो 15% आना चाहिए, लेकिन 19 ने इसका 15.43 दे रखा है। ये बिल्कुल सही दे रखा है। एक्चुअल में आंसर जो है वो 15.43 आएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर बता दिया भाई, करंट मार्केट प्राइस जो है ना वो 80 रुपीज का है। न्यू एज लिमिटेड कंपनी का नाम है। डिविडेंड बता दिया 4 रुपए का। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो D1 की कैलकुलेशन हम करते थे, मैंने आपको बताया था ना, D0 प्लस ग्रोथ कर देंगे तो D1 आ जाएगा। पर यहाँ पर D1 ऑलरेडी गिवन है, तो D1 अपनों ने सीधा सीधा ले लिया। D1 हमारे पास में 4 आ गया। मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू, ये सब मैंने आपको बताया था ना कि अगर मार्केट प्राइस गिवन होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे, फिर सेकंड प्रेफरेंस इसको देंगे, फेस वैल्यू को। ये सब चीज मैंने आपको बताई थी। अब मार्केट प्राइस यहाँ पर गिवन है, पर कमाल की बात क्या कर दी इसने, इसने ये कर दिया कि यहाँ पर ना आपको फ्लोटेशन कॉस्ट बता दी। कहता है इशू की कॉस्ट ये आएगी जी 8% आ जाएगी। अब कमाल की बात तो ये है कि भाई 8% जब आप यहाँ पर मार्केट प्राइस दे रहे हो,
मार्केट प्राइस का मतलब तो होगा जो मार्केट में चल रहा है प्राइस वो आपको लेना है, तो फिर उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करने का मतलब ही कोई निकलता ही नहीं है। पर एनटी ने इसको ऐसा नहीं माना, कहते हैं हम तो फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे, चाहे आप एनपी ले रहे हो, एमपी ले रहे हो। अगर यहाँ पर एमपी की बजाय फेस वैल्यू होती तो मैं बात मानता कि फेस वैल्यू 80 रुपए की है, लेकिन इशू करने पर 8% का खर्चा लग जाएगा, फिर जाके हम जो है वो इसको 8/64 6 रुपए 40 पैसे माइनस करके ये लगभग हमारे पास में 73.6 आ जाएगा। वो बात तो फिर भी समझ में आ रही थी, लेकिन मार्केट प्राइस ही जब ले लिया तो फिर 8% की कॉस्ट कौन सी लग रही है? मार्केट में चल रहे प्रिवेलिंग प्राइस को आपने कंसीडर किया तो फिर फ्लोटेशन कॉस्ट होना माइनस होगी। बट एंटी ने इन सब चीजों को दरकिनार किया, कहता है मार्केट प्राइस में से भी हम 8% को माइनस करेंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो एनटीए ने इसको इस तरीके से कंसीडर करते हुए 73.6 यहाँ पर कंसीडर किया है। ये जो परसेंटेज आपके पास में आएगा ये 5.43 आ जाएगा, और इसमें प्लस कर दिया है 10 को, जो कि आपके पास में ग्रोथ दे ही रखी है, जो फॉर्मूला में हम प्लस जी करके करते ही थे, आपको याद होगा। तो इस आधार पर 15.43 कर रखी है। तो ये चैलेंज नहीं किया जा सकता डियर। हालांकि ये बात थोड़ी सी गलत है, अगर अपने बेसिक लेवल पर इसको समझने की कोशिश करें तो ये बात गलत है, बट फिर भी अब चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये चीज मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि फेस टू फेस तो होते नहीं ना आपके सामने एक्सपर्ट जो भी बैठे हैं एनटीए के, उनको आप लिख कर क्या कुछ भेज सकते हो। तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप उनके सामने रख सकते हो, लेकिन उसके एवज में वो कह देंगे कि नहीं हम तो एमपी में से भी माइनस करवाएंगे जी फ्लोटेशन कॉस्ट को, इसीलिए तो हमने ये दी थी। तो उस आधार पर आप चैलेंज कर नहीं पाओगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत ने मुझे भेजा कि सर हर्जबर्ग का जो ये मेंटेनेंस वाला है ये तो हमारे को मिल ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। तो मेंटेनेंस फैक्टर जो होते हैं ना वो वही हाइजीन फैक्टर ही होते हैं। तो उसमें अपने पास में सिक्योरिटी, सेफ्टी, साइकोलॉजिकल, सॉरी फिजियोलॉजिकल और लव अफेक्शन वो सब चीज आ जाती हैं। तो एसीडी तो आना ही नहीं चाहिए था। एस्टीम और स्टेटस जो है ना वो मेंटेनेंस फैक्टर के अंतर्गत नहीं होता, तो ये भी चैलेंज नहीं किया जा सकता डियर, बी ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द प्राइसिंग प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस from a customer to maximize the total revenue and profit from the sale of particular quantity। जब particular quantity की बात कर दी जाती है ना, यानी कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने गया, मैंने कहा मुझे 100 यूनिट चाहिए, उसने कहा यार 100 यूनिट तो बहुत कम है, तेरे को मैं इसका प्राइस जो है वो 50 रुपए ही लगा सकता हूँ। ठीक है जी, ओके। मेरा एक दूसरा दोस्त गया, उसने कहा कि मुझे तो 5000 यूनिट चाहिए जी, वो कहता कोई बात नहीं जी, अब मैं आपको प्राइस जो है वो 45 का लगा दूंगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। क्वांटिटी के आधार पर जब डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है, ज्यादा क्वांटिटी कम क्वांटिटी दी है, पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो ये सेकंड डिग्री में जाना चाहिए, सेकंड डिग्री में जाना चाहिए, लेकिन इसने बोला है फर्स्ट डिग्री के अंदर। अब फर्स्ट डिग्री के अंदर कौन सा जाता है? फर्स्ट डिग्री के अंदर जाता है कंज्यूमर विलिंग टू पे, कि आप कंज्यूमर से जो मैक्सिमम चार्ज करना चाहो वो चार्ज कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन की लाइन यहीं तक रहती, द प्राइसिंग प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट ऑल द कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम कंज्यूमर्स टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, तो यहां तक की लाइन पे हम आंसर इसका फर्स्ट डिग्री कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात कर दी ना, पर्टिकुलर क्वांटिटी मतलब किसी एक सर्टेन क्वांटिटी के ऊपर की बात कर रहा है, तो वो क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, तो उसके हिसाब से आंसर जो सेकंड डिग्री आना चाहिए। बट एंटी अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर इसमें कह सकता है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी से मेरा मतलब अलग अलग क्वांटिटी से नहीं था, पर्टिकुलर क्वांटिटी से मेरा मतलब एक स्टैटिक क्वांटिटी था कि हम इतनी क्वांटिटी ही देंगे, जैसे मान लीजिए 100 यूनिट्स ही हम बांटेंगे जी, इससे ज्यादा नहीं बांटेंगे। और इसको बेचने के लिए जो टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट हम मैक्सिमम कर सकते थे वो हमने यहाँ पर इसका मतलब निकाला है। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा भेद हो सकता है, उसको समझते हुए आप इसको भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे डियर, ये मेरी समझ के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है, 200 रुपए आपके हैं, चैलेंज आपके, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एंटी ने इसकी एक्सप्लेनेशन को इस तरीके से समझा कि पर्टिकुलर क्वांटिटी को इसने कहकर स्टैटिक कर दिया कि हम 100 यूनिट ही कहना चाहते हैं, और अपने इस 100 यूनिट को बेचने पर अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से बताता है कि कंज्यूमर विलिंग टू पे को ये जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं। तो इस आधार पर जो है ना वो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आंसर कंसिडर किया गया है। बट मेरे ख्याल से जब क्वांटिटी की बात आ ही गई है तो फिर वो पर्टिकुलर हो चाहे सर्टेन हो चाहे अलग अलग हो, उसके लिए आंसर सेकंड डिग्री ही आना चाहिए। चैलेंज नहीं किया जा सकता, बट आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर ये चीज बताई गई है।
फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लाइसेंसिंग हो गया, एक्सपोर्टिंग हो गया, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया, ये सब यहाँ पर आंसर में जो है ना वो आना चाहिए। तो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग जो है वो आंसर में आना चाहिए, लेकिन एनटीए ने इसका आंसर कर रखा है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे को समझ नहीं आई मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको मैनेजमेंट करना नहीं आता, आप किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर लो, भाई तुम मेरा मैनेजमेंट कर देना, ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। बदले में क्या लगता है, बदले में फीस लग जाती है। तो बदले में फीस ही दे दी जब आपने, तो फिर वो एंट्री का मोड कैसे हो गया, फिर वो एंट्री का मोड होना ही नहीं चाहिए। मुझे मैनेजमेंट नहीं आता, मैंने बाहर से अथॉरिटी हायर कर ली, भाई मैनेजमेंट मेरा कर लेना, ये मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे विदेश से हायर कर लूं चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हायर कर लूं। वो एंट्री का मोड कैसे होगा इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि लाइसेंसिंग हमारे पास में अवेलेबल था। तो ये यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि 2 नंबर जो है इसको आंसर आना चाहिए, लेकिन एनटीए ने इसको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना है, जबकि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का दूर दूर तक मुझे कोई रिलेशन समझ में नहीं आता। अब ये आप लोगों पर है कि आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया था जिसमें स्टूडेंट ने कहा है कि सर इसमें हमारे जो आंसर दे रखा है वो 2 नंबर दे रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से 3 आना चाहिए। तो मैं उसे बताना चाहता हूँ 2 और 3 दोनों ही यहाँ पर जो है वो आंसर में आ सकते हैं। दूसरा नंबर तो आना ही चाहिए, कोई शक है ही नहीं, क्योंकि जी स्कोर का जो यहाँ पर फॉर्मूला बता रखा है कि एक्स की जो सीरीज है वो डिवाइडेड बाय मीन हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। दूसरा यहाँ पर जो फॉर्मूला बता रखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, ये उल्टा दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर उल्टा दे रखा है। तो 2 और 3 इन दोनों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर फूल्स के रूप में हम देख सकते थे, लेकिन एनटी ने सिर्फ 2 को कंसीडर किया है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये न्यूज मेरे पास में आई है कि जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा था उसने इस क्वेश्चन को चैलेंज हमसे कंफर्मेशन के बाद में कर भी दिया है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब ये सिर्फ और सिर्फ वर्बली है, ऑथेंटिकेट नहीं किया गया, उसने चैलेंज किया, हमने कॉपी में खाई, ऐसा नहीं, उसने बोला है और हमने मान लिया है, इस तरीके की बात है। आप चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए थी। तो ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास में आए थे, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे, वो तो हमने देख कर ही नकार दिया था कि ऐसे क्वेश्चन चैलेंज किए नहीं जा सकते, क्योंकि चैलेंज करने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है जी। वो प्रूफ आप किसी बुक का देंगे, ऑथर का देंगे, वो सब चीज जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताई होनी जरूरी है, तभी जाके उसको कंसिडर किया जाएगा। ऐसे हवा में बात की हुई कंसिडर नहीं करेंगे वो, कि भाई इसका तो सी आना चाहिए मेरी नॉलेज के आधार पर, सी होना चाहिए आंसर, ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे। वो पूरा उसका ऑथेंटिकेशन देखेंगे, कौन सी बुक से कौन से ऑथर ने कहाँ पर ये बात कही है, तो वो सब चीज का कंसिडरेशन यहाँ पर होगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा है, माफी चाहूंगा इसके लिए, बट जैसे भी हो आपके लिए मैंने कोशिश की है कि अरेंज करके ये वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड करूँ। तो बैकग्राउंड शोर को एक बार थोड़ा सा आप इधर किनार कर दीजिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी, चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन के साथ में। और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो 5 बजे से पहले आपके पास में समय है ही, आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और अगर आपने अपने क्वेश्चन पेपर को नहीं भेजा है हमें, तो क्वेश्चन पेपर भी जरूर हमारे साथ में शेयर कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एनालिसिस करें, पता लगाएं क्या कुछ इस बार आया था, कैसा एग्जाम आया था, क्यों स्टूडेंट के स्कोर इस बार इतने कम आए हैं। चैनल के साथ में बने रहना बहुत जरूरी है, टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन करके रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक तो कर ही दिया होगा, यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी की नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाइएगा, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे टेलीग्राम पे, जो भी एजुकेशन ग्रुप आपके पास में। इस वीडियो को नजर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय